हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल नया टॉपिक, नया चैप्टर, जो कि है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आपने अपनी 9th की क्लास में या फिर आपने अक्सर देखा है, हमने क्या क्या पढ़ा, तत्व पढ़ा, यौगिक पढ़ा, मिश्रण पढ़ा। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनको हमने इन 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया है। या तो वो तत्व होते हैं, या तो वो मिश्रण होते हैं, या तो फिर वो यौगिक होते हैं। ये जो चैप्टर है, ये जो क्लास है, ठीक है, ये पूरी बात करेगा सिर्फ तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। तत्व क्या हैं, ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं। जब ये तत्व और एलिमेंट्स को खोज की बात हुई, शुरुआत हुई, तो इन्हें जमाने की बात स्टार्ट की गई कि कैसे इनके बारे में जाना जाए। तो जो एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, अरस्तु। तो अरस्तु ने ये कहा कि जो ब्रह्मांड में उपस्थित 5 तत्व है, कौन कौन से 5 तत्व? जल, अग्नि, वायु, आकाश, और क्या हो सकता है 5वां तत्व? हमारी पृथ्वी। ठीक है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, इन 5 को क्या कहा गया कि ये क्या है? हमारे 5 तत्व है। ठीक है, फिर आगे और रिसर्च हुआ कि क्या यही तत्व है, जल, अग्नि, वायु। फिर रॉबर्ट बॉल आए, उन्होंने कहा कि जो सर अरस्तु ने कहा है वह सही नहीं है। ठीक है, ये जो तत्व हैं, यही उन्होंने और रिसर्च किया, ये जो तत्व हैं इन्हें तत्वों के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमने लवाइजिए का पढ़ा है। ठीक है, सर लवाइजिए आए, उन्होंने तत्व को डिफाइन किया, या फिर तत्व वे पदार्थ हैं जिनको और सरल अणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन, है ना, लवाइजिए सर ने क्या कहा कि तत्व वे पदार्थ हैं जिनको और सरल अणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप एग्जांपल लेते हैं जल का, तो जल तो 2 भाग से बना हुआ है ना, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मतलब कि ये 2 तत्वों में विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब जल एक तत्व नहीं है। तो लवाइजिए सर ने आए और उन्होंने क्या कहा कि जो जल है वो एक तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व वे हैं जिनको और सरल अणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो ये तो हो गया, हमने कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा। ठीक है, उसके बाद फिर बात हुई कि जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जितने भी तत्व उपस्थित हैं इस ब्रह्मांड में, उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अगर आपके सारे कपड़े अव्यवस्थित हैं, कोई कहीं फैला हुआ है, कहीं कुछ फैला हुआ है, तो आपको समय पे मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। हम कैसे अपने कपड़ों को, जैसे कि जो हमारे पहनने के कपड़े हैं उनको अलग अलग एक कबर्ड में रखते हैं, और जो हमें ओढ़ने और जो बिछाने के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उसको हम एक अलग बास्केट में, क्या बोलते हैं, अलग से रखते हैं संभाल के। उसी तरह से आप पहनने वाले कपड़ों में भी जो ठंड के कपड़े हैं उसको अलग रखेंगे, गर्मी के कपड़े अलग हैं, जो डेली उसके कपड़े हैं वो अलग हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि आपको इससे आपके समय की बचत होगी और आपकी ऊर्जा की बचत होगी। अगर आपके कपड़े जगह पर नहीं होंगे तो क्या होगा? आप उसको ढूंढने में ही आपका आधा समय और आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। सिमिलरली उसी तरह तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर जमाने का प्रयास किया गया, ताकि अगर हम एक तत्व के बारे में जान जाएं तो हमें पूरे तत्वों की जानकारी, उसके गुणधर्म, ठीक है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, इसकी हमें जानकारी मिल जाए। इसलिए क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित करने की बात कही गई। ठीक है, तो तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए, जैसे कि आपने 9th की क्लास में आपने पढ़ा, परमाणु क्रमांक आपने पढ़ा है, आपने परमाणु द्रव्यमान पढ़ा है। ठीक है, तो इन सब को आप लोगों ने देख लिया है कि क्या है परमाणु क्रमांक, क्या है परमाणु द्रव्यमान। तो उन्हीं तत्वों को अलग अलग आधारों पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जमाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि जो डोबेराइनर थे उन्होंने एक त्रिक नियम दिया, और न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया, ताकि वो बता सके कि तत्वों को हम इस तरह से उनके इन आधार के गुणों के आधार पर हम जमा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कि हमारा उस आधार पर कैसे जमाते हैं।
तो हम डोबे-रॉयनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम देख रहे थे, ठीक है, देखने वाले हैं। क्लियर? तो हम किस बारे में बात कर रहे थे कि हमें तत्वों को भी व्यवस्थित करके रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग को इजीली पता चल जाए। अब दुनिया में इतने सारे तत्व हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं, ठीक है। अगर इन तत्वों को सही रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया होता तो हम जान ही नहीं पाते कि इतने सारे तत्वों की जानकारी हमें एक बार में मिल ही नहीं पाती। क्लियर? अब आज के डेट में हम वो आप लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि कैसे तत्वों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया है कि इस ग्रुप के तत्व हैं तो ये काम करेंगे, इस ग्रुप के तत्व हैं तो इनका ऐसा प्रकृति होगा। चलिए ठीक है, वो तो आपके आगे की बात है। अभी हम देखते हैं जो लवाइजिए सर ने कहा उसके बाद सभी वैज्ञानिक धीरे धीरे अपने तत्वों को लेकर जो उनकी खोज थी वो जारी थी, ठीक है। और वो क्या थे? तत्वों की खोज तो हो गई थी, तत्वों को जमाने का प्रयास किए जा रहे थे, ठीक है, कुछ कॉमन गुणधर्म के आधार पर। तो डोबे-रायनर सर थे, डोबे-रायनर जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक त्रिक नियम दिया। क्या था ये त्रिक नियम? इस त्रिक नियम के आधार पर उन्होंने क्या किया, जो परमाणु भार, जो भी तत्व ज्ञात थे उनके परमाणु भार के आधार पर उनको जमाने की कोशिश की, उनको जमाने का प्रयास किया। तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को एक साथ जमाया, ठीक है। तो इसमें से क्या कहा गया कि जो लिथियम है, जो पहला तत्व है, और जो तीसरा तत्व है, इन दोनों का जो औसत होता है वो क्या होता है, जो इन दोनों का जो परमाणु भार का जो औसत होता है वो मध्य का तत्व होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सोडियम है वो 6.9 और 39.1 इसका परमाणु भार, उसका औसत आया, ठीक है, जो कि है 23। और जो इसके गुणधर्म भी हैं वो लिथियम और पोटेशियम के मध्य के गुणधर्म ही हैं, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इसको भी एक त्रिक में जमाया, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इनका डोबे-रायनर सर का एक प्रयास था कि वो तीन का परमाणु भार के आधार पर वो तत्वों को जमाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ही त्रिक दिया। एक पहला त्रिक ये, दूसरा ये त्रिक, मतलब ट्रिपलेट, 3 का जो व्यवस्था है ये। तो ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा सर डोबे-रायनर ने सर प्रयास किया, परमाणु भार के आधार पर उन्होंने जमाने की कोशिश की। जो पहला तत्व है और तीसरा तत्व है, जो बीच वाले तत्व जो होता है वो उसका मध्य होता है, उसका औसत होता है। इसी तरह से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम को भी जमाया, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को भी जमाया। डोबे-रायनर सर के जब उन्होंने परमाणु भार के आधार पर जब इसको जमाया तो एक न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे, उन्हें भी ये दिमाग आया, उन्हें भी ये आइडिया आया कि क्यों ना परमाणु भार के एक व्यवस्थित क्रम पे तत्वों को जमाने का एक प्रयास किया जाए। उन्होंने ये प्रयास किया। उन्होंने, जैसे हम लोगों का जो भारतीय सुर होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, तो वैसे ही जो पाश्चात्य का एक उन लोगों का भी 7 सुरों का होता है, डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। तो उन्होंने इसी आधार पर तत्वों को भी जमाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इनका मेन अष्टक सिद्धांत का सिद्धांत ये था कि किसी भी इन तत्वों को परमाणु भार के आधार पे जमाने पर, ठीक है, एक निश्चित पीरियड के बाद, एक निश्चित समय के बाद जो पहला तत्व ये 7 हो गया, फिर ये जो 8वां तत्व है, ठीक है, और पहले तत्व के जो गुणधर्म में समानता मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से सल्फर के बाद जो क्लोरीन है तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। इस तरह से उन्होंने जमाया कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है, जैसे कि पहला तत्व, उसके बाद सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 पे खत्म सुर, फिर आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 8वां सा रे गा मा पा धा नी। तो जो पहला सुर है और 8वां सुर है वो क्या है, सेम है। उसी तरह अगर 7 तत्व हैं तो फिर जो 8वां तत्व और पहला तत्व का जो अगर हम उसको जमाते हैं तो उनके गुणधर्म समान होंगे। उन्होंने परमाणु भार के आधार पर ही इसको जमाने का प्रयास किया है, ठीक है। उन्होंने जमाया इसको बहुत अच्छा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है।
फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और ये है आपका आयरन। ठीक है, तो इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन है इनके गुणधर्म समान हैं। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के जो गुणधर्म है वो समान है। ऐसा तो उन्होंने भी कहा था ना डोबेराइनर सर ने। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ऐसे ही जो आप जितने भी ये स्तंभ देख पा रहे हैं वो सब क्या है, उनके गुणधर्म समान होंगे और यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। ठीक है, और ये 7 सूत्र आप इससे इसको याद रख सकते हैं कि न्यूलैंड सर ने क्या कहा कि एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, फिर निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणधर्मों में पुनः क्या होगा, पुनरावृत्ति होती है। 8वें तत्व की जो विशेषताएं हैं वो पहले तत्व से मिलती हैं। ठीक है, उन्होंने ये दिया तो सारणी, लेकिन इसमें कुछ विसंगतियां पाई गई। पहली बात कि इस तत्व में सिर्फ उनके न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो सिर्फ 56 तत्वों के लिए ही जमाया जा सका। सिर्फ 56 एलिमेंट्स जो थे उन्हीं को इसके अकॉर्डिंग जमाया सका। बाकी तत्वों को इन्होंने जगह, मतलब बाकी तत्वों के लिए इन्होंने जगह ही नहीं रखी कि भविष्य में कोई और तत्व की खोज हुई तो उसको हम कहीं तो हमें उसको फिट करना होगा ना, तो इसलिए उन्होंने नए तत्वों के लिए इसमें जगह ही नहीं रखी। ठीक है, ये इसमें आपको विसंगतियां अगर पूछे कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या विसंगतियां थी, उसमें क्या कमियां थी, तो उसमें आपको लिखना है कि जो न्यूलैंड ने जो दिया उसमें सिर्फ 56 तत्व तक ही वो सीमित थे और अन्य तत्वों के लिए उन्होंने कोई भी स्थान रिक्त नहीं रखा था। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई कि उनका जो सिद्धांत था केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम के बाद अब और तत्वों को लाएंगे तो उसमें गुणधर्मों की पुनरावृत्ति नहीं होती थी। ये बात हो गई। तीसरी बात, जो आयरन है उसको उन्होंने ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रख दिया, तो आयरन के गुणधर्म ऑक्सीजन और सल्फर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ना मिलते थे। ठीक है, इस तरह से जो ऑक्सीजन और सल्फर के रासायनिक गुणधर्म हैं वो क्या है, आयरन से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो भी एक सफल वर्गीकरण नहीं रहा, ना ही डोबेराइनर का त्रिक नियम भी एक सफल वर्गीकरण नहीं रहा। उसके बाद और भी वैज्ञानिक आए। ठीक है, तो सर उसके बाद आते हैं मेंडलीफ और लोथर मेयर और मेंडलीफ। उससे पहले एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि किसने क्या दिया, कि डोबेराइनर का क्या था, त्रिक नियम था, न्यूलैंड का क्या था, अष्टक नियम था। ठीक है, अष्टक नियम में क्या होता था, अष्टक नियम की क्या कमियां हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में आपका दिया है, दिए गए सारणी का अवलोकन करके आपको बताना है। ठीक है, समूह अ दिया है, इसमें तत्व दे दिया गया है और परमाणु भार दिया है। ठीक है, तत्व और परमाणु भार। तो तत्व क्या दिया है, लिथियम, यहाँ पे आपको कॉमा कर दिया है, और इसके बाद क्या दिया है, पोटेशियम। इसका क्या दिया है, परमाणु भार 6.1, यहाँ पे 39.9। ठीक है, और यहाँ पे जो परमाणु भार है वो दिया हुआ है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, 39.1 है और ये 6.9 है, और यहाँ पे दिया 23। तो 23 किसका परमाणु भार है, तो 23 परमाणु भार है सोडियम का। क्लियर, समझ रहे हैं आप? तो ये क्या है, सोडियम का परमाणु भार है। इस तरह से आप बाकी जो आपके अ ग्रुप है और ब और स उसको भी देखते हैं। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, तत्व कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम ऐसे ही है। यहाँ पे क्या है, तत्व कैल्शियम, स्ट्रांशियम और क्या दिया हुआ है, बेरियम। उसका परमाणु भार, कैल्शियम का होगा 40.1 और 137.3।
क्या दिया है 40.1 और 137.3। ठीक है, तो अगर डोबे-राइनर की त्रिक नियम के अकॉर्डिंग देखें तो जिसका मध्य वाला है वो क्या होगा, इन दोनों का औसत होगा। आप औसत निकाल सकते हैं इसका, तो 137.3 प्लस 40.1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 4 और ये क्या हो गया 7। ठीक है, और ठीक है, ये 2 से आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 16 और ये फिर से 2 8 जा 16 है ना, और 2 7 जा 14। तो स्ट्रोंशियम का अगर आपसे परमाणु भार पूछा गया है तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 88.7। इस तरह से आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। औसत परमाणु भार निकालने के लिए बोला गया है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, बस ये आपके समझने के लिए है कि किस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि तत्व क्या हैं, ठीक है, और ऐसे पदार्थ जिनको और सरल अणुओं में आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्वों के लिए विभिन्न वैज्ञानिक आए, दार्शनिक अरस्तु ने तो जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश को ही क्या कहा, तत्व कहा। लेकिन रॉबर्ट बॉयल आए, उन्होंने कहा नहीं, हम इन तत्वों को, ये जो तत्व हैं इनको हम तत्व की ही संज्ञा नहीं दे सकते हैं। सर लवाइजी आए, उन्होंने तो डेफिनेशन ही दे दिया कि ऐसे तत्व जिनको और सरल अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते हो वो होगा भाई तत्व। और आप तो जल का एग्जांपल ले रहे हो जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तब तो ये बिल्कुल भी तत्व नहीं हो सकता। उसके बाद बात आई कि तत्वों को जमाना, व्यवस्थित क्रम में रखना, जो कि बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, अगर तत्वों को व्यवस्थित क्रम में नहीं जमाएंगे तो हमारी समय नष्ट होगा और ऊर्जा भी नष्ट होगी, इसलिए उसको जमाना ज़रूरी है। उसके लिए विभिन्न वैज्ञानिक आते गए और प्रयास करते गए। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या देखा है कि डोबे-राइनर सर थे, उन्होंने दिया त्रिक नियम, जिसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को जमाने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को जमाया और ये कहा कि जो पहला तत्व और जो लास्ट का तत्व है उन दोनों का जो औसत है वो मध्य का परमाणु भार होगा। ठीक है, और जो गुण धर्म भी होंगे उससे मिलते जुलते होंगे। उसके बाद जो न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, उन्होंने तो 7 सुरों की बात कही। 7 सुर, सारे गा मा पा धा नी, फिर से आप स्टार्ट करेंगे तो सारे गा मा पा धा नी, तो इसका मतलब जो 8वां जो आपका सुर होगा वो स और स दोनों क्या होंगे, पहला सुर और जो 8वां सुर उन दोनों के गुण धर्म समान है ना, उसी तरह पहला तत्व और 8वें तत्व के गुण भी समान होंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ 56 तत्वों की बात कही। उसके आगे उन्होंने और जो नए तत्वों की खोज होती या होने वाली थी उनको उन्होंने कोई स्थान ही नहीं दिया। ठीक है, ये तो हो उनकी विसंगति। कैल्शियम के बाद जो तत्व हैं वो उनका रिपीट नहीं करते अपने गुणधर्म को। आयरन को उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रखा। ठीक है, जो कि उसके गुणधर्म उससे मिलते ही नहीं थे। ठीक है, तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और नए वैज्ञानिकों के साथ जो तत्वों को वर्गीकरण में सहायक होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।